नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या 2024 के चुनाव से पहले सियासी फसल तैयार करने के लिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या मुसलमानों को भड़काएंगे तभी वोट पाएंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि AIMIM चीफ इनकी बात की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने के लिए फुल फॉर्म में है। ओवैसी लगातार अपनी रैलियों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जिक्र कर नौजवान मुसलमानों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी ने बाबरी मस्जिद राग तो अलापा ही राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बताकर मुसलमान वोट को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश की। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। जुबान पर मुसलमान, इमोशनल वाला कार्ड और तल्ख तेवर। ओवैसी जब भी बोलते हैं उनकी जुबान से बस अंगारे बरसते हैं। मुसलमानों का मसीहा बनने के ख्वाब में डूबे ओवैसी की लाइन यही है: मंदिर मस्जिद की बात करना, हिंदू मुस्लिमों में भेद करना, सियासी मंचों से भड़काऊ भाषण देना, झूठ फैलाना और बरगलाना। महाराष्ट्र की रैली में ओवैसी ने एक बार फिर यही किया और राम मंदिर के बहाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए। देखते हैं कि हमको का ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है, और फिर बड़ी बेबाकी के साथ वजीर आजम और उनकी पार्टी कहती है कि 22 जनवरी इस मुल्क का तारीखी दिन था। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर 22 जनवरी तारीखी दिन था तो उस तारीखी दिन की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी अगर तारीखी दिन था तो उसकी बुनियाद 1986 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी अगर तारीखी दिन था तो जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई उसको नहीं निकालकर 22 जनवरी को मुमकिन बनाया। 22 जनवरी मुमकिन इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला देकर पूरे मुल्क को एक पैगाम दे दिया कि आस्था बड़ी है और एविडेंस को कोई देखा नहीं जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अब जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का फासला बचा है और इसी बीच सियासी फसल भी बोनी है और काटनी भी है, इसीलिए ओवैसी फुल फॉर्म में है। मोदी फोबिया की सियासी बीमारी ने हैदराबादी भाईजान को फिर से बेचैन कर दिया है। मजलिस की चुनावी पतंग की डोर कट ना जाए, इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं, अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। ओवैसी के निशाने पर मोदी तो रहते ही हैं, ओवैसी सेक्युलर पार्टियों को भी निशाने पर ले रहे हैं। बाबरी मस्जिद का राग अलापते हुए ओवैसी मुस्लिम नौजवानों को डराने का काम भी कर रहे हैं। आपसे कह रहा हूं, हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोल सकेंगे। अब ये बात क्या बोलेंगे सेकुलर पार्टी गठबंधन के लोग, महाविकास के, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हुए मैं उसको बयान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे दिलों में बाबरी मस्जिद है या नहीं है? बताओ मुझे। तुम्हारे दिलों में तकलीफ है नहीं है बाबरी मस्जिद की? बताओ मुझे। अगर है तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। अब कल से
कल से ये तमाम तोते मैना शुरू हो जाएंगे। ए ओवैसी ऐसा नहीं बोलना था, ये क्या बोल रहा, ये क्या जरूरत थी, हो गया ना, ये सब खत्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अरे तू अपने बाप को अपनी अम्मा को नहीं भूल सकता तो मैं अपनी मस्जिद को भूलूंगा। भारत के मुसलमानों को भी 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे, नौजवानों तुम नहीं देखे हम देखे, अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर ना हो जाए। क्या ओवैसी को डर सता रहा है कि मोदी के साथ मुसलमान जुड़ रहे हैं और शायद इसीलिए वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं? क्या मुसलमानों के दिल में इस तरह की नफरत पैदा करने से ओवैसी को वोट मिल जाएंगे? ओवैसी साहब आज का आम मुस्लिम शांति और अमन चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ओवैसी बाबरी का राग अलापेंगे और मुसलमानों को भड़काने का काम करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली, बयान आपने सुन लिया ओवैसी साहब के। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में एच.एस. रावत साहब जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ में मुफ्ती वजाहत कासमी साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आदिल हसन साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। हाजिक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदिल हसन साहब, ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब जब मंच पर आते हैं, बोलते हैं, तो जो युवा मुसलमान होते हैं उनको बरगलाने की कोशिश की जाती है। क्यों और कोई मुद्दे नहीं उठाए जाते? बार बार ये बताया जाता है कि जो मोदी हैं वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। ये बार बार क्यों बताने की कोशिश होती है? क्योंकि ये सच्चाई है, ये चाहते हैं कि लोग जाने उनकी सच्चाई। मोदी जी अपनी धार्मिक बात, अपनी आस्था की बात करते हैं, उनको अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। मोदी जी रोजगार पे बात नहीं करते हैं, मोदी जी महंगाई पे बात नहीं करते हैं, मोदी जी चाइना में जो घुसपैठ हो रहा है, चाइना कब्जा किया, उस पर बात नहीं करते हैं। मोदी जी जब से आए हैं, जितने पड़ोसी मुल्क है, चाहे श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, बर्मा हो, नेपाल हो, सबसे रिश्ता खराब हो गया, मोदी जी उस पर नहीं बोलते हैं। मोदी जी, आप कल तो वीडियो भी चल रहा है ना, JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP के और राजनाथ सिंह के माला में नहीं घुस पा रहे हैं, दोनों को निकाल दिया जा रहा है। नहीं, आज मुसलमानों पर, युवा मुसलमानों पर फोकस कर लेते हैं ना। आदिल हसन साहब, मुझे ये बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद को याद रखो, 6 दिसंबर को याद रखो, ये क्यों नहीं ओवैसी साहब कहते कि मुसलमानों के लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसको भी जरा याद रखो? हिमांशु, पूछो ना मोदी जी से कि एक भी मुसलमान MP है क्या? पूछो मोदी जी से कि एक भी मिनिस्टर है क्या मुसलमान? विदेशी मुसलमान से तो बहुत गले मिलते हैं। आप मुसलमान नेताओं की बात, एक मिनट, आप मुसलमान नेताओं की बात कर रहे हैं या मुसलमान युवाओं की बात कर रहे हैं? अरे एक भी मुसलमान से, आप मुसलमान MP मिनिस्टर, अरे मुसलमान युवाओं का भला करेंगे, आपकी नेताओं का भला करेंगे। मुसलमान युवाओं के बारे में बताइए ना। मुसलमान युवाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो मुसलमान युवाओं को बताई जाती है, नौजवानों को। सुन लो। अच्छा सुनो मेरे भाई, सुनो, इतना राजधानी में मत सुनो आप। आपको मोमा का स्कॉलरशिप कम हो गया, बंद हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का 40% बजट कम हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया का बजट कम हो गया। AMU किशनगंज को आज तक 1 रुपया मोदी सरकार में नहीं मिला। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर यूपी सरकार में जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन में, जिसमें ब्राह्मण, दलित, आगड़े, पिछड़े सब टीचर है, मुसलमान टीचर नहीं है, उनको 2017 के बाद तनख्वाह नहीं मिली है। क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? एक पॉइंट और जल्दी से बताइए, जल्दी से एक पॉइंट और बताइए मुझे, फिर बाकी की चीजें मैं आपको बता दूंगा। जल्दी से एक पॉइंट ये बता दीजिए मुझे, क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है अब वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, और ऐसे में ओवैसी साहब को लग रहा है कि भैया अगर ये भी चला गया तो थोड़ा बहुत वजूद है वो भी खत्म हो जाएगा, और इसीलिए इस तरह से निशाना साधते हैं वो? अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के सुबह तक मेरा वजूद जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम कैमरा और मीडिया के भरोसे नहीं चलते हैं, हम सच्चाई के भरोसे चलते हैं। मोदी जी को बोलिए है हिम्मत तो 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सच्चाई एक्सेप्ट कहाँ हो पा रही है, लेकिन आदिल हसन साहब है ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। ठीक है, अब आपको मैंने वक्त दिया, कुछ योजनाओं के बारे में भी आपको बता दूंगा। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, ये बताइए, युवाओं की बात करते हैं कि मुस्लिम युवाओं के साथ अन्याय यहां पर किया जा रहा है ओवैसी साहब, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल देते हैं, साथ में जो प्रवक्ता हैं, कि बताइए कितने नेता यहां पर पहुंचे। मतलब जब युवाओं की बात होती है तो युवाओं को छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर बात हो जाती है। कहते हैं कि 6 दिसंबर याद रखो, योजनाओं के बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों ऐसा है बताइए, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा युवाओं पर? देखिए भाई, मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो सके।
आपका जो मौजू है, जो टॉपिक है, मैं उसी पर बात करूंगा कि इस देश में धर्म के नाम पर मोदी सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई है। देशवासियों के लिए योजनाएं चली हैं, उसमें फायदा मुसलमानों ने, युवाओं ने, सभी धर्म के लोगों ने उठाया है। और 10 साल मोदी सरकार का रिजल्ट ये है कि आज मुसलमान इस दाहिने पर खड़ा हुआ है कि वो जहां और पार्टियों को जो है वो गौर कर रहा है, वहां बीजेपी को गौर कर रहा है। वहां आज बीजेपी को मुसलमान बहुत सॉफ्ट नजरिए से देख रहा है और बीजेपी का वोट परसेंटेज मुसलमानों में लगातार मोदी जी की वजह से बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि अरब कंट्रीज जो हैं, वो सऊदी हो या गल्फ की जितनी कंट्रीज हैं, मैं अलग अलग सबके नाम नहीं लूंगा, आप देखेंगे कि हमारे उनसे रिश्ते कितने मजबूत हैं। ये यहां बैठ करके शोर मचाते रहे, भड़काते रहे बाबरी मस्जिद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, लेकिन हमारा युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो देख रहा है कि सरकार और देश कैसे आगे बढ़ रही है और सरकार देश को कैसे आगे बढ़ा रही है मोदी जी की क़यादत में। अच्छा, रही ओवैसी जी की बात, उनका वजूद ऑलरेडी मुसलमानों में था ही नहीं। 2-4 एमएलए उनके वहां आते हैं हैदराबाद में, या वो खुद एमपी बनते हैं। और आपको अगर दुनिया में आज भी हिटलर की मिसाल देखनी हो, तानाशाही की मिसाल देखनी हो, तो आप एमआईएम में देख लीजिए। एमआईएम के कार्यकर्ताओं से आप जो है वो खुफिया ऑपरेशन के जरिए सर्वे करा लीजिए। आप हैदराबाद में जाकर के देखिए कि मुसलमान ही मुसलमान को कैसे वहां दुश्मनी पर उतरा हुआ है। आप हैदराबाद में जाकर के देखिए कि इन्होंने लोगों को कैसे वहां दबाया हुआ है। इन्होंने सरकारों में रहकर के अपना भला किया है, न वहां के नौजवान का। आप हैदराबाद जो है वो हाईएस्ट सिटी है बेरोजगारी में मुसलमानों के नौजवानों के लिए। आप हैदराबाद का सर्वे करा लीजिएगा। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का राग ना अलापे, चूंकि चुनाव आ रहा है, अपने वजूद के लिए ये सब बातें हो रही हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का नौजवान, वो देश के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है, वो तरक्की के लिए समर्पित है। वो समझदारी से देख रहा है कि देश कहां पहुंच गया है मोदी जी की क़यादत में। देखिए, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी मुसलमान हैं, इनका नजरिया थोड़ा सा अलग है, बातों में नहीं आएगा। मैं आदिल हसन साहब को कुछ आपत्ति हो रही है, अगर उनकी बात नहीं सुनी तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। आदिल हसन साहब बोलिए। मुफ्ती साहब को बोलिए कि मुफ्ती है, उनकी इज्जत कर रहे हैं, सरकार की मोदी जी की दलाली नहीं करे। हिटलर किसको बोल रहे हैं? अपने बाप को बोल रहे हैं हिटलर, क्या अपने दादा को बोल रहे हैं हिटलर? सुनिए ना, मुफ्ती साहब किसको हिटलर बोल रहे हैं? अपने बाप को हिटलर आप लोग जिस तरह की बात, सुनिए आदिल हसन पहले मेरी बात सुनिए। आदिल हसन पहले मेरी बात सुनिए। आदिल हसन पहले मेरी बात सुनिए। गलती आपकी नहीं है। एक मिनट। आदिल हसन सुनिए। आदिल हसन सुन लीजिए। आदिल हसन सुन लीजिए। आदिल हसन सुन लीजिए। बदतमीजी यहां पर नहीं करिए, बदतमीजी मत करिए, मेरी बात सुनिए। आदिल हसन भड़काते रहेंगे। सुनिए, गलती आपकी भी नहीं है। आदिल हसन, गलती आपकी भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, रुकिए, सुनिए। एक मिनट, कासमी साहब रुकिए जरा, कासमी साहब रुकिए। आदिल हसन, गलती आपकी, ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, आदिल हसन, गलती आपकी भी नहीं है। दरअसल जिस तरह से ओवैसी बात करते ना कि तुम अपने माँ बाप को नहीं भूले, तो हम यहां पर ऐसे कैसे भूल जाए, तो माँ बाप ये सारी चीजों पर जाना बहुत आसान होता होगा आप लोगों के लिए, तो ऐसा मत कीजिए आदिल हसन, शांति से सुन लीजिए, है ना, शांति से सुन लीजिए, धैर्य के साथ, ठीक है। हाजिर खान साहब बताइए, ये इतनी मिर्ची क्यों लग रही है ना? अगर कोई सरकार के काम के बारे में बता रहा है तो इतनी मिर्ची क्यों? देखिए हिमांशु जी, बात यह है कि मुफ्ती साहब ने जो बात का इस्तेमाल किया, शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना चाहिए कि आप 135 करोड़ हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं। ओवैसी साहब की अपनी राय है और मुफ्ती साहब की अपनी राय है, आदिल साहब की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। बात यह है कि देश के विकास के लिए अगर कोई पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी का जो मुफ्ती साहब जो बयान कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बजट कम किया गया, जामिया का जो बजट कम किया गया, मैं पूछ रहा हूं कितने मुस्लिम कॉलेज खोले गए मुस्लिम इलाके। सचर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी, उस सचर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की एजुकेशन जो बताई थी 4%, 96% लोग उसमें 1.5% यूनिवर्सिटियों से और 2.5% मदारिस से बच्चे आ रहे हैं। 96% मुस्लिम बच्चे जो बाहर सड़क पर घूम रहे हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या किया? अच्छा, एक मिनट, क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है, रावत साहब मैं आपके पास आऊंगा। मैं जरा चाहता हूं कि कुछ योजनाओं के बारे में जरा जिक्र करूं। आदिल हसन साहब आप भी सुनिए। अरे आदिल हसन साहब, हाजिर खान साहब ने एक मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे पर देखिए, अगर आप सुनेंगे नहीं तो क्या मतलब है, फिर आधी अधूरी जानकारी लेकर फिर आप चिल्लाएंगे। सुनिए, अब शिक्षा की बात की, मुस्लिम युवाओं की यहां पर बात की है, तो आदिल हसन और हाजिर खान साहब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप सुनिएगा। एक उड़ान योजना चल रही है,
उड़ान योजना चल रही है जहां पर मुस्लिम छात्रों को 1500, जो बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं 3000 रुपए। शादी शगुन योजना ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए। उस्ताद योजना मुस्लिम कारीगरों के लिए। सीखो और कमाओ योजना मुस्लिम युवाओं को रोजगार के लिए। कौशल विकास योजना के अंतर्गत 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार की अनिवार्यता है। ईदी योजना पीएम छात्रवृत्ति 50% मुस्लिम छात्राओं को। 28 जनवरी 2022 योगी सरकार ने कहा कि 45 लाख आवास हमने दिए हैं, जिसमें से 35% आबादी मुस्लिम आबादी है, उनको आवास मिले हैं। 9 करोड़ को, सुनिए 9 करोड़ को, देखिए पूरी बात नहीं, आंकड़े बता रहा हूं मैं, ये ऑथेंटिक है। 9 करोड़ को 5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें से 3 करोड़ मुसलमान हैं। 9 करोड़ टोटल मिला, 3 करोड़ मुस्लिम। सुनिए 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बने, उसमें 35% मुस्लिम आबादी। एक लास्ट और बहुत अहम, हाजिक साहब सुनिए, बहुत ही लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 15 करोड़ लोग लाभार्थी, इसमें से 5 करोड़ मुस्लिम। ये क्या है मुझे ये बताइए। आदिल हसन साहब, फिर मैं साहब के पास जा रहा हूं। क्या दिया ये पूछो इससे। अरे ये जो आंकड़े बताए इसके बारे में क्या कहेंगे, ये बताइए। ये अरे 5 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के 20 करोड़ में से 25% लोगों को कह रहे हैं आप किन शहरों में दिए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ओवरऑल 15 करोड़, 5 करोड़ मुसलमान, और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, ये 25% हो गया। अरे ये एक इलाके की बात नहीं है। कौन से शहर में बता रहे हैं हमें? आप शहर में बता रहे हैं आप आईटीआई लगवाइए और बोलिए ना ये आंकड़े झूठे हैं सरकार से। आदिल हसन साहब पिछले 1 मिनट 10 साल से झूठी बोल रही है। आदिल हसन साहब 2 करोड़ जो हाजिक साहब मैं आ रहा हूं तब बोलिएगा प्लीज। 15 लाख रुपए हाजिक साहब मैं आ रहा हूं तब बोलिएगा। सरकार पे कुछ आदिल हसन साहब, ये आंकड़े, ये बातें जो योजनाओं के लिए की जा रही है, ये कभी मंच से क्यों नहीं कही ओवैसी साहब ने? सर आपने बताई, मोदी जी ने बताई। आपने अपना नाम बदलवा लिया, आपने अपना नाम बदलवा लिया। आदिल साहब से सवाल। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, चैलेंज करते हैं। एएमयू का और जामिया का फंड कब वो चैलेंज करते हो? मोमा का स्कॉलरशिप बंद हो गया, चैलेंज करते हैं। आदिल साहब, ये गरीबों को जो मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। हर बार सिर्फ 6 दिसंबर, हर बार बाबरी मस्जिद, युवाओं की कोई बात नहीं, युवाओं की कोई बात नहीं। दलाल नहीं है जो बैठा हुआ आपके बगल में। सुनिए, अभी शब्दों की बात कर रहे थे, अभी तू तड़ाक पर आ गए, अभी बाप पर आ गए, और अब यहां पर दलाल शब्द पर आ गए। अरे ये मुफ्ती वजाहत कासमी भी आप ही के कौम के हैं, आप ही के लोग हैं। सरकार का दलाल है ये, ऑन एयर बोल रहा हूं, सरकार का दलाल है ये बताइए, एआईएमआईएम में ट्रेनिंग दी जाती है क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की? एआईएमआईएम में ट्रेनिंग दी जाती है क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की? ये उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है। ये गुंडागर्दी अलग चलेगी, यहां उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है। आदिल हसन, कायदे में बात कर सकते हैं तो करिए, कायदे में बात कर सकते हैं तो करिए। रावत साहब ये कुछ आंकड़े बताए जो सरकार की तरफ से भी यहां पर दिए गए हैं। अब रावत साहब ये बताइए कि बार बार बाबरी का जिक्र करेंगे, बार बार मस्जिद का जिक्र करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे, और सरकार दे रही है तो उसका भी जिक्र नहीं करेंगे, तो आखिर क्या वजह है जो बरगलाया जा रहा है? देखिए हिमांशु जी, असुद्दीन ओवैसी एक जिन्ना बनना चाहते हैं। वो मुसलमानों के लिए जिन्ना बनना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का मैं मसीहा बन जाऊं और मैं इस देश को तोड़ दूं। इसलिए उनको बात करने की तमीज नहीं है। वो प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक बातें करता है, और यहां भी मैं देख रहा हूं कि प्रवक्ता भी इसी प्रकार से बात कर रहे हैं। तमीज नहीं लोगों को। आदिल भाई, जैसे 6 दिसंबर को याद करने की बात करते हो, बाबरी को याद करते हो, तो मैं भी यहाँ कहना चाहता हूँ, और गुजरात के देश को तोड़ देंगे। इस तरह बोला रहे मुल्क को आप। ये फिर से सीधे पीएम मोदी पर अटैक है आपका। अकबरुद्दीन को याद रखने की जरूरत है, जिसने ये कहा था कि जो भगवान राम का मंदिर और उनकी मां का चरित्र खराब था, और ये भी याद रखने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं, उसने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था? ऐसे आदमियों की जगह जेल में होनी चाहिए। हाजिर खान, आपने कभी इनका विरोध किया? हम तो तुम्हारा भी विरोध कर रहे हैं, उनका भी विरोध करते। जो देश हित में बात नहीं करे, समझदार हो, स्वामी जी आपका भी विरोध करेंगे, उनका भी। जो देश हित की बात करे उसके राष्ट्रभक्ति, एक दूसरे पे नफरत फैलाना नहीं है। राष्ट्रभक्ति ये है कि देश के एक नागरिक से प्यार किया जाए। मुझे नागरिक की समस्या, मुगलों को आप भला कहते हो, 80% हिंदू
भाई थे हमारे। आदिल भाई, आप देश के सामने गलत बयानी सुनिए, करते हो। आदिल भाई एक एक करके आता हूं, एक एक करके आता हूं। रावत साहब प्लीज, मैं एक एक करके आता हूं, ठीक है। मेरे को आदिल भाई ये बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी युवा आवाम है, मैं आ रहा हूं आदिल भाई, थोड़ा सा वक्त दीजिए। आपकी जो युवा आवाम है, जो ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम भाई बहन है, जो अभी देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे, उनको किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? उन्हें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, या फिर इन बातों पर जो यहां पर किया जा रहा है कि 6 दिसंबर याद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो, ये सब करो, किस चीज पर ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए? देखिए महोदय, बात यह है कि हमारे देश के नौजवान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जो भी है, एजुकेशन हासिल करेंगे तो राष्ट्र को उन्नति होगी, राष्ट्र का विकास होगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये जो योजना चल रही है, सीखो कमाल योजना, उस्ताद योजना, ये क्या है? तो वो अगर देश के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। तो लेकिन ये बात युवाओं तक पहुंचाई गई, मुस्लिम युवाओं तक? ये बताइए। हमारा एरिया जब मंच पर आते हैं, आप जितना ये योजनाएं बता रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़े लिखे लोग पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह मुसलमान नहीं रहते, हमें वो योजनाएं वहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया नजर नहीं आ रही, जिन योजनाओं का आप इतना प्रचार कर रहे हैं। अभी आपने मान लिया ना, काम कर रहे हैं। अरे देश के, हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए काम करना चाहिए, जब ही तो उन्नति विकास होता है भाई महोदय। देश के लोगों में हिंदू मुसलमान करोगे, देश में लोगों में नफरत बांटोगे तो देश को नुकसान होगा। AIMIM के लिए बोल रहे हैं क्या हाजिक भाई? AIMIM के लिए बोल रहे हैं क्या? यकीन हो के ना हो, AIMIM के लिए बोल रहे हैं क्या? हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन AIMIM के लिए बोल रहे हैं क्या? वतन के सारे लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमी, अच्छा, ठीक कोई है। भी हमारे बीच में दूरी पैदा करेगा तो गलत होगी। ठीक है, अब बस एक मिनट, रावत साहब प्लीज। आदिल भाई बात रखिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं, फजले हक खैराबादी से लेके टीपू सुल्तान से लेके हर भारत का मुसलमान इस देश को बचाने के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। हम सच्चाई बोल रहे हैं। हमें जो भी बात आपके सामने रखी है, एडीयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, माइनॉरिटी का बजट कब हुआ, और इस मुफ्ती वजाहत कासमी को बोलिए कि दोबारा हिटलर नहीं बोले। ये इसने लाइव चैनल पे बोला, हिटलर बोले, अपने बाप को बोले। एक मिनट, ये फिर बदतमीजी। आदिल हसन, अगली बार जिंदगी में आप यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे। मेरी बात सुनिए, आप अगर दलाल बोलते तो क्या नहीं है? दलाल किसको बोलते हैं? फिर आप किसको दलाल बोलते हैं? किसको दलाल बोलते हैं आप? मुझे ये बताइए, एक मिनट, इनका ऑडियो डाउन, मेरे को ये बताइए, जब आप बोलते हैं कि देश की जो सरकार है, उस सरकार को सबके विकास की बात करना चाहिए, और ये मैंने आपको आंकड़े बताए कि हिंदुओं को लाभ मिल रहा है तो मुसलमानों को भी लाभ मिल रहा है, ये सारे आंकड़े मैंने आपको बताए। मुझे बस ये बताइए, जब ओवैसी जाते हैं किसी मंच पर, मुसलमानों के अलावा किसी और मुद्दे पर बात की उन्होंने? हमेशा भड़काने के अलावा किसी और मुद्दे पर बात की? कभी उन्होंने सबकी बात की? इसको बोलिए वापस ले दे। पहले आप तमीज से बात कीजिए, वो कोई आपके नौकर नहीं है, है ना? तमीज से बात कीजिए। जो आप ओवैसी हिटलर कहा जा रहा है कि 10 लाख लोगों को मार दिया असदुद्दीन। उसने असदुद्दीन एजुकेशन पे इतना बड़ा काम किया है कि हिंदुस्तान के 543 एमपी में किसी ने नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी का इतना बड़ा काम है, एजुकेशन पे इतना बड़ा काम है। आप ऐसे आदमी के बारे में हिटलर से मुशाबहत कर रहे हैं, गलत बात है। अच्छा, तो मतलब कोई किसी को दलाल कह सकता है, ये इजाजत है? हम उसको भी गलत कहेंगे। तो आपको वो नहीं दिखाना, हमने उसको भी आपको वो नहीं दिखाना। एक मिनट, सच्ची बात नहीं सुनने भाई। मैं सुनिए, ठीक है, आपको बहुत वक्त दिया। कासमी साहब क्यों इतना आग बबूला हो गए हैं भाई? आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। दिया ना, इनके फोड़े में हाथ लगा दिया, इसलिए भड़क रहे हैं। सच्चाई बात बोल दी है। हिमांशु भाई, मैं अपनी बात कहूं, रावत साहब प्लीज, मैं अपनी बात कहूं, प्लीज। देखिए हिमांशु भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो प्लीज मेरी बात बोलिए। इन्होंने बहुत कुछ कहा। हिमांशु भाई, आपने आंकड़े पेश किए और बहुत ऑथेंटिक आंकड़े हैं, और ये आरटीआई लगाकर गूगल पर सर्च करके सब जगह देखे जा सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात, बहुत संजीदगी से, ये मुझे गालियां दे कोई बात नहीं, मेरी मां बहन को गालियां दे, मुझे दलाल के कोई बात नहीं, मैं संजीदगी से एक बात ये पूछना चाहता हूं कि हम इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कब तक बांटेंगे? हम एक राष्ट्र की और राष्ट्र की तरक्की की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आज कोई प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है, मैंने मान लिया वो आप विपक्ष में हो, आपका धर्म है विपक्ष निभाना, लेकिन क्या आप 100 के 100% ये कहेंगे कि सब कुछ गलत हो रहा है? आप हल्द्वानी के दंगे से सबक नहीं लेंगे? आप युवाओं को कब तक पत्थर देंगे कि इनका सर फोड़ दो? कब तक आप देश को आग में झोंकेंगे? कब तक हमारे नौजवानों को ये सबक देंगे कि हम सरकार के खिलाफ हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो? तो मेरे भाई,
मैं देखिए, मैंने जो कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर चलता हूं हैदराबाद। मैं आपको सर्वे करा दूंगा। इन्होंने जो हालत हैदराबाद की बनाई हुई है, अल्लाह की कसम, फ्रूट की थैली से लेकर एक बिल्डर तक सबसे वसूली करते हैं, सबसे ठगी करते हैं। अच्छा। हजारों लोग मेरे पास हैदराबाद से आए हैं और हजारों लोगों ने मुझे एक मिनट और हाजिक भाई आपसे बात नहीं हो रही। हाजिक भाई देश की बात क्यों नहीं हो रही है? अभी आपसे बात नहीं हो रही। ये देश की बात करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको ओवैसी साहब दिख रहे हैं और सरकार की तरफ से जो 5 करोड़ मुस्लिमों को जो अलग अलग, अरे मेरे को क्या, आपको सरकार, आपको ये नहीं दिखता? यूनिवर्सिटी बंद कर दी, वो सब बेकार है, वो सब बेकार है इनकी नजर में। अरे वो सब बेकार है इनकी नजर में। आप कितने आंकड़े पेश कीजिए, इनको तो सरकार के खिलाफ मुसलमानों के नौजवानों को पत्थर देना है। अच्छा आदिल, ये मुस्लिम क्या हो रहा है? ये टीवी पर खत्म हो गए, टीचर पूरे देश में अराजकता फैला रहे हो। पॉइंट पर बात कीजिए, आप जिस देश में रहते हो, इस देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं। ये बताइए ना, 125 करोड़ लोगों में से सारों को मिलना चाहिए, एजुकेशन सारों को ना, सारों को। तो यही मैं बोल रहा हूँ हाजिक भाई, आपके सवालों का जवाब ये है, ये आंकड़े आपके सामने, मैं आपको दे भी दूंगा। नहीं है तो मेरी बात सुनी, नहीं है तो आप एक RTI लगवाइएगा और सर्च करिएगा, रिसर्च करिएगा, तो शायद आपको पता पड़ेगा कि सभी को, जो बोलते हैं ना कि सबको एकजुट लेकर चलना है और फिर वो विकास करना है, तो शायद उस दिशा में काम हो रहा है। योजना अच्छा, आदिल भाई की बात रह गई। आदिल पूछ रहे हैं कि कितने स्कूल खुले मुस्लिम एरिया में, एजुकेशन पे आप बात कर रहे हो। अरे सुनिए ना, हॉस्पिटल मुस्लिम एरिया में खुले, बताइए जरा। ये मुस्लिम भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो और आदिल हसन की बात रह गई, रुकिए ना, मुस्लिम कर रहे हो। कासमी साहब, अरे भाई, हाजिक भाई प्लीज देखो, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक जाइए आप। हाजिक भाई म्यूट करना पड़ेगा। हाँ आदिल भाई बोलिए, आदिल भाई बोलिए। हिमांशु जी, पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम इज्जत करते हैं। अकबर ओवैसी साहब ने लाल दरवाजा के मंदिर को 5 करोड़ रुपया तेलंगाना सरकार से दिलाया। मत करो, कोविड में रिलीफ मत करो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुझसे क्या कहा था? इनको दलाली, इनको सरकार की दरबारी करने मत बोलिए। हिमांशु जी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुझसे क्या कहा था वो पूछिए इनसे। नहीं बोलिएगा। अच्छा मेरे को आदिल हसन, आप एक नेशनल टेलीविजन पर हैं, आदिल हसन 5 करोड़ रुपए लाल दरवाजा के मंदिर। आदिल हसन जो छोटे ओवैसी साहब हैं, एक मिनट, जो छोटे ओवैसी साहब हैं उनकी बातें आपको अभी तक याद है? उसका कंडम कीजिए। हल्द्वानी में जो शूटर सेट किया गया उसकी बात नहीं बोले। अरे इनका ऑडियो थोड़ा सा डाउन करिए, सवाल तो इन तक पहुंचने दीजिए, सवाल इन तक पहुंचने दीजिए। आदिल हसन, एक मिनट, आदिल हसन, मस्जिद में ही बनेगी वो मस्जिद, सरकार की दरबारी कर रहे हैं और टीवी चैनल पे बड़ा बात कर रहे हैं। हाजिक भाई, एक मिनट, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही, मैं आऊंगा तब आपकी आवाज आएगी। आदिल हसन साहब, छोटे ओवैसी साहब याद है किस तरह से बयानबाजी देते हैं? एकदम याद है ना, किस तरह से बयानबाजी वो करते हैं। कोर्ट ने वो फेक था, वो डॉक्टर था वो वीडियो। अच्छा, अच्छा जी, वीडियो था। अच्छा जी, अच्छा जी, आपको हर जगह यहाँ पर ये मिल जाता है कि किसी को भी कुछ भी बोलिए, आप किसी को दलाल बोल रहे हैं, आप अभी किसी को दलाल बोल रहे हैं, किसी को तूतड़ा करके बात कर रहे हैं। ये होता क्या है? आपके मंच से जब ओवैसी साहब जाते हैं मंच पर, तो उस मंच पर पूरे देश की बात क्यों नहीं होती है, सिर्फ मुस्लिमों की बात क्यों होती है? मुझे ये बता दीजिए। आप तो एकजुटता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। अरे सुनिए, पासवान का नेता हो सकता है, यादव कुर्मी मराठा का नेता हो सकता है, मुसलमानों की लीडरशिप में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? आजादी के बाद हमारी स्थिति दलितों से बदतर हो गई। सच्चर कमीशन, रघुनाथ मिश्र कमीशन कह रहा है, हमने तो इन्हीं को वोट दिया। मतलब बिल्कुल आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के सभी मुसलमानों को बताएं कि देखिए कितनी दयनीय हालत हो गई है, कितने बुरे हालात हो गए हैं। कौन फातिया पड़ा था? यही लाल रावत साहब, ये बता के क्या मिल जाएगा कि मुसलमानों की हालत देखिए क्या दयनीय है? अरे गौर यूनिवर्सिटी आपकी आवाज नहीं आ रही, यहां से म्यूट करिए। सिर्फ रावत साहब की आवाज, हिमांशु जी, ऐसे करके इनकी नेतागिरी चमकेगी और ये मुसलमानों के मसीहा बनना शुरू होंगे, नेता बन जाएंगे। अभी छोटे से एरिया में थे हैदराबाद में, धीरे धीरे करके बिहार की तरफ चले गए, फिर कहीं बंगाल की तरफ जाएंगे। जो मुसलमान है उनको बस ठीक है। एक मिनट, मेरे पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। नहीं 30 सेकंड है, म्यूट करिए। आदिल हसन, नहीं हाजिक खान, एक मिनट, हाजिक खान एक मिनट, मेरे को बस ये बताइए आदिल हसन साहब, बाबरी का रोना कब तक रोते रहेंगे?
सुनिए, पूछिए जिन्ना के मदार पे। अरे बताइए ना, बार बार ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? कोर्ट की आप इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, तो संविधान के हिसाब से चलिए ना, संविधान के हिसाब से चलिए। डिबेट में बैठ के बात करने का तरीका आदिल हसन सीख लीजिए, आगे आपके बहुत काम आएगा, आगे आपके बहुत काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।